दो टाइप का होता है रेगुलेटर, दो टाइप का होगा। क्या क्या, मैं पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। रेगुलेटर्स दो टाइप के होंगे, क्या क्या? प्रमोटर और इनहिबिटर। प्रमोटर्स और इनहिबिटर्स, इनहिबिटर। ठीक है। आप लोग जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन में फंसते हो वो प्रमोटर का है ना। प्रमोटर्स का है, ये ऑक्सीजन क्या है, साइटोकाइनिन क्या है ना, सर जिब्रेलिन्स बोर्ड, का क्या है। अटक सर गया क्या? बोर्ड ऑफ हो कोड नहीं गया। आ रहा। हाँ ठीक है, तो प्रमोटर्स में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो ये मैं थोड़ा स्पेसिफिक कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको आप लोग क्या करना, एक पेज में अभी से लिख लो, एक पेज फाड़ लिया रहो, ठीक है। एक पेज फाड़ लिया रहो, उस पेज में दो कॉलम्स बनाने हैं अभी आपको, ठीक है। एक साइड अपना हॉर्मोन्स का नाम रहेगा, दूसरी साइड उनके सारे फंक्शंस रहेंगे, ठीक है। जो बेसिक बेसिक फंक्शंस है, मैं सारे फंक्शंस नहीं बता रहा हूँ, बेसिक बेसिक फंक्शंस है जो मैंने 12-15 साल में जो अभी आए हैं, है ना। नीट में जो 12-15 साल में जो फोकस किया है कुछ बेसिक फंक्शंस को, मैं उसी पे अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ हॉर्मोन्स रहेगा, और यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शन, ऐसे एक पेज फाड़ के रखो बेटा, ताकि दोबारा आपको फिर से बनाने की जरूरत ना पड़े। एक पेज लंबा कॉपी में है ना, एक पेज लंबा वाला कॉपी जो होगा फाड़ो, और एक साइड हॉर्मोन्स लिखना, उसके लिए जगह थोड़ा सा छोटा ही छोड़ना है, ज्यादा बड़ा जगह नहीं छोड़ना है। ये हो गया, ठीक है। और 2/3 पार्ट इधर छोड़ना, 1/3 पार्ट बस इधर छोड़ना, ठीक है, हॉर्मोन्स जो लिखना है। अब इस पेज को अभी तो भले मत फाड़ो, लेकिन फाड़ के दीवार में चिपका देना। 4-5 दिन रोज 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 देखोगे तो आपको काफी कुछ अच्छा आइडिया हो जाएगा और याद रह जाएगा, ठीक है। चलो ऑक्सीजन सबसे पहली बात तो ये देखते हैं बेटा, नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीजन क्या है। तो नेचुरल ऑक्सीजन क्या है, याद है? इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। हाँ, IAA एंड IBA। IBA, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया नेचुरल, ठीक है। सिंथेटिक क्या होगा? NAA और 245 कुछ था। 2,4 240। 2,4,5,6,7 नहीं, 240। 2,4,5 ये पूरा नहीं ध्यान 240। था वैसे। 2,4-D, ठीक है। तो मेनली इसका ना शॉर्ट आता है, लेकिन आपको इसका फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट आता है लेकिन फुल फॉर्म भी आपको इसका मालूम होना चाहिए। तो अब मैं ये इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार आप लोग देखते हो कि एग्जाम में ये आता है कि ये फंक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी ऑप्शन जो है, अगर आप जैसे क्वेश्चन बनाए होगे तो ऑप्शन में आप देखोगे तो ये चारों आ जाता है, ऑप्शन में ये चारों आ जाएगा। फिर कई बार कंफ्यूजन होता है कि चारों है, चारों तो ऑक्सीजन ही है, लेकिन आंसर कोई एक क्यों जा रहा है, या ये जाएगा या ये जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सब अपन डिस्कस करेंगे। अब मैं कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें लिखा हूँ, आप लोग इधर देखते जाएंगे, है ना। लिखते जाना बेटा आप लोग, और इसको सीधा चिपका देना, बाहर रफ वफ मत, नॉर्मल लिखो। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है ये, एक कॉपी में मेरा आ गया है ये, ठीक है। तो कॉपी में आ गया है, तो आप लोग भी ऐसे एक एक लाइन में छोटा छोटा एक साइड लिखते जाना, समझ आ गया, जिससे कि क्या है उसको चिपकाने में आपको टाइम वेस्ट ना हो, सीधा फाड़ो और चिपका देना। तो सबसे पहला क्या है भैया, सबसे पहला क्या होता है, ये प्रिंसिपल फंक्शन, मेन प्रिंसिपल फंक्शन क्या है? अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस, ठीक है। अपाइकल डोमिनेंस ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रिंसिपल फंक्शन है, ठीक है। देन उसके बाद अपाइकल डोमिनेंस के बाद क्या होगा? इनिशिएट रूटिंग। रूट रूटिंग। रूट इनिशिएट करता है ये, रूट
इनिशिएशन, ठीक है। देन उसके बाद फ्लावरिंग प्रमोट करता है। हाँ फ्रूट है ना, फ्लावरिंग एंड फ्रूट। तो फ्लावरिंग, प्रमोट फ्लावरिंग। अब बेटा अगर फ्लावर प्रमोट हो रहा है तो फ्लावर के आगे फ्रूट भी बनेगा, तो प्रमोट फ्रूटिंग, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं क्या क्या, अब इसमें एक आता है बेटा इंड्यूस आर्टिफिशियल फ्लावरिंग, किसमें करता है आर्टिफिशियल फ्लावरिंग? मतलब आर्टिफिशियल फ्लावरिंग का मतलब है कि मतलब उसका सीजन नहीं है फ्लावरिंग का, बट फिर भी फ्लावरिंग करता है। भाई सीधी सी बात है, अगर सीजन नहीं है तो नेचुरल तो बनेगा नहीं। अगर सीजन नहीं है, कोई भी फ्लावर या फ्रूट सीजन में आते हैं, अगर सीजन में वो फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो नेचुरली ऑक्सीजन प्रमोट नहीं कर रहा है फ्लावरिंग को, तो फिर क्या है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन उसको प्रमोट करेगा। समझ आ रहा है? आर्टिफिशियल ऑक्सीजन उसको प्रमोट करेगा। तो आर्टिफिशियल फ्लावरिंग अगर हो रहा है तो इसका मतलब कौन है भैया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल Na240, ठीक है। तो ये जनरली इसका एग्जांपल पाइनएप्पल का आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट हुआ है अभी ये क्वेश्चन, ठीक है, 2 बार रिपीट हो चुका है इससे रिलेटेड। फिर इसमें एक ऑप्शन आया है कि अच्छा हाँ, फ्लावरिंग जो हो रहा है ना, उसके बाद इथाइलिन का क्या काम होता है, इथाइलिन का क्या रोल है, पहले ये बताओ। इथाइलिन गैसियस हार्मोन, क्या करता है इसका मेन फंक्शन? राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ripening. फ्रूट रैपनिंग, ठीक है। लेकिन जब हम इसको सिंथेटिकली यूज करते हैं फ्लावरिंग के लिए पाइनएप्पल में, ठीक है, तो इथाइलिन को भी साथ में ले लेते हैं, इथाइलिन को भी साथ में ले लेते हैं, फिर वो फ्लावर एंड फ्रूट रैपनिंग में हेल्प करता है, फ्लावर के साथ में फ्रूट रैपनिंग में हेल्प करेगा आगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, प्रमोट करेगा, इथाइलिन उसको हेल्प करेगा, देन फ्लावरिंग के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, देन फिर वो फ्रूटिंग में भी हेल्प करेगा, फ्रूट रैपनिंग में भी हेल्प करेगा, मतलब फ्रूट को जल्दी ग्रो करवा के उसको पकाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल फ्लावरिंग जो रहता है वो किसके साथ होता है, तो ध्यान रखना डायरेक्टली यहीं से इथाइलिन के साथ, विद इथाइलिन। तो ये जो आर्टिफिशियल फ्लावरिंग हो रहा है ये किससे होगा भैया, सिंथेटिक ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर है? चलो Yes, sir. देन हाँ, और एक देखो, ये एक हो गया बेटा पाइनएप्पल का, एक होता है टी प्लांटेशन का ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, टी प्लांटेशन में हेल्प करता है, हेजिंग में, बता देखियो ना आप लोग हेज। अच्छा टी प्लांटेशन में ये क्या हेल्प करेगा, टी प्लांटेशन से क्या मतलब है, टी प्लांटेशन के लिए क्या चाहिए रहता है, लीव्स एंड हेज मेकिंग। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें ही लिख रहा हूं मैं, जो एग्जाम में आते हैं और आ सकते हैं, हेज मेकिंग, ठीक है। तो अब ये भी बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे पाइनएप्पल में तो सिंथेटिक ऑक्सीजन काम कर रहा है, टी प्लांटेशन और जो हेज मेकिंग होता है उसका जो बढ़िया सा क्राउन जो बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें सिंथेटिक या नेचुरल, सिंथेटिक या नेचुरल काम करेगा, क्या यूज में आएगा, सिंथेटिक या नेचुरल, Natural. नेचुरल, ठीक है, नेचुरल ऑक्सीजन। तो ये मैं एक ही साथ इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, है ना, पाइनएप्पल का जो फ्लावरिंग है आर्टिफिशियल, और टी प्लांटेशन जो हेज मेकिंग में यूज होता है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा ऑक्सीजन, तो कारण क्या है कंफ्यूज होने का कि आपको जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के चारों टाइप दे देंगे, ऑक्सीजन के चारों टाइप दे देंगे, एक ही मतलब चारों ऑप्शन में ये चारों वेराइटी रहेगा, लेकिन कंफ्यूजन तब आएगा जब आपको ये डिसाइड करना है कि भैया आर्टिफिशियली कौन है और सिंथेटिक नेचुरल ऑक्सीजन कब काम कर रहा है, किस में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइनएप्पल और आपका टी प्लांटेशन का। तो नेचुरल ऑक्सीजन में IAA है ना, ये लिख लिया रहना है। देन उसके बाद अच्छा टी अब ये अपाइकल डोमिनेंस कर रहा है, तो अगर सीधी सी बात है, अगर हमको
एक्सिलरी ग्रोथ कराना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक्सिलरी ग्रोथ कराना है अगर हमको, ठीक है, तो हमको क्या साइकिल करना पड़ेगा? भी रखना पड़ेगा। हाँ, तो उसमें ऑप्शन आता है कि कौन सा यूज नहीं करेंगे। एक्सिलरी ग्रोथ कराना है ना, तो उसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे, तो ऑक्सीजन नहीं उसमें छिड़केंगे, प्लांट में ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे, है ना, सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो उसमें फिर आपको ये एग्जाम में आएगा कि भैया कौन सा स्प्रे नहीं करेंगे या कौन सा केमिकल हम, कौन सा हार्मोन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसमें भी ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा, ये एक ऑप्शन में आ जाएगा, ये एक ऑप्शन में आ गया। फिर वहां कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये करें कि ये कौन सा होगा, कौन सा यूज करो, कौन सा यूज नहीं करोगे। कैसे? सर नहीं समझ आया। एक्सिलरी बर्ड के ग्रोथ के लिए कौन सा हम्म, हार्मोन हम यूज नहीं करेंगे। सिंथेटिक। हाँ भाई, सीधी सी बात है। अब ये भी ऑप्शन में आएगा, ये भी ऑप्शन में आएगा, फिर दिमाग खराब होगा कि अरे यार ये भी तो ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपाइकल डोमिनेंस करता है, और अगर हमको अपाइकल डोमिनेंस नहीं कराना है, हमको लेटरल ग्रोथ कराना है, तो फिर हम क्या यूज नहीं करेंगे। करेंगे नहीं बोल रहा हूँ, नहीं करेंगे। तो भैया नेचुरल तो आप ऐसे भी यूज नहीं कर सकते जी, वो तो प्लांट रिलीज करेगा ही करेगा, है ना। तो आपको ये यूज नहीं करना, कोई दूसरा केमिकल यूज करना है जो एक्सिलरी बट बनाएगा, लेटरल ग्रोथ कराएगा, ठीक है। कौन कराता है? कौन? साइटोकिन। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है कि अगर आर्टिफिशियली यूज हो रहा है कोई चीज या आर्टिफिशियली की बात हो रही है, ठीक है, बाहर से किसी चीज को इंड्यूस करने की बात हो रही है, तो फिर वो ऑक्सीजन का कौन सा लेंगे, तो सिंथेटिक। बस यही मेरे को डिस्कस करना था भाई, ठीक है। चलो, देन उसके बाद और एक दो पॉइंट है, ये तो बहुत मेन पॉइंट हो गया, जिस इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देन ये फ्रूट डेवलपमेंट हो गया, फ्रूट डेवलपमेंट हो गया है ना। हाँ, चलो, एंड लीफ डेवलपमेंट, लीफ डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा ये माइनर सा बता रहा हूँ। देन उसके बाद इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, क्या होता है पार्थिनोकार्पी? विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूटिंग, है ना। तो फ्रूटिंग प्रमोट कर रहा है, ये प्रमोट फ्रूटिंग, ठीक है, फ्रूट बनने को प्रमोट कर रहा है ना। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं भी हुआ तो भी ये पार्थिनोकार्पी के थ्रू फ्रूटिंग प्रमोट कर देगा, ठीक है। इसका जो एग्जांपल आता है एग्जाम में, टोमेटो, ठीक है, ये दिया, ध्यान रखना है। समझ आ रहा बात? तो अब आपको अगर ये याद है इंड्यूस पार्थिनोकार्पी मतलब भैया ये फ्रूट बनाने में हेल्प कर रहा है, और अगर डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा और सीधा पूछ दिया कि भाई कौन फ्रूट को आर्टिफिशियली प्रमोट करेगा, भाई सीधी सी बात है, फ्रूट प्रमोट आर्टिफिशियली कर रहे हैं मतलब सीधा फ्रूट बना रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सीधा फ्रूट बना रहे हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली किसके थ्रू हो रहा है? पार्थिनोकार्पी के थ्रू हो रहा है। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3, ये बहुत आता है। ये आपका एकदम नॉर्मल है, जो बेसिक है ना, बेसिक क्वेश्चंस ही आती हैं, अपिकल डोमिनेंस रूट से प्रमोट फ्लावरिंग करता है, ठीक है। चलो, देन उसके बाद इसमें फिर मैंने आप अभी क्या बताया था, लीफ डेवलपमेंट, ठीक है, ये माइनर है, इसको बाद में देखेंगे। एक आता है बेटा वो जो कर्वेचर टेस्ट होता है, अवीना, याद है आप लोगों को? अवीना कर्वेचर। हाँ, तो फोटोट्रॉपिक कर्वेचर ग्रोथ, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर ग्रोथ, ठीक है, मतलब लाइट इंड्यूस्ड कर्वेचर का ग्रोथ होगा प्लांट में, ठीक है, किधर जाना है, किधर मूवमेंट करना है, तो कर्वेचर बनाने में हेल्प करेगा ऑब्वियसली। ये तो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखे थे ना, है ना, यस सर। एक्सपेरिमेंट में भी देखे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फोटोट्रॉपिक, अब वो दुनियादारी बात नहीं करेगा, डायरेक्ट पूछते हैं फोटोट्रॉपिक कर्वेचर ग्रोथ को प्रमोट कौन करेगा, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर ग्रोथ को प्रमोट कौन करेगा, ठीक है, क्लियर है। यस सर। देन इसके बाद कुछ बच रहा है क्या इसमें? सर हर्बिसाइड की तरह भी यूज होता है। हाँ, हर्बिसाइड के जैसा भी यूज होता है। और मैं एब्सिसन प्रमोट करता है। देखो, मैं यहाँ पर ना, हाँ
देखो मैं बहुत सारी चीजें इसमें, तो बहुत सारे फंक्शन है बेटा, मैंने जो नोट्स दिए उसमें बहुत हाँ। सारे फंक्शन। मैं यहाँ पर एक्चुअल में क्या डिस्कस कर रहा हूँ कि जो 12-15 साल में जो पैटर्न है, 12-15 साल में जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का मेनली, ठीक है, तो वो पैटर्न के हिसाब से बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फंक्शंस तो ढेर सारे हैं, एनसीईआरटी से भी ज्यादा, मैंने आपको जो दिया है वो एनसीईआरटी से कुछ ज्यादा ही दिया है फंक्शंस, ठीक है। बट मेन मेन क्या क्या आते हैं और उससे क्या क्या क्वेश्चंस जनरेट होते हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या आ सकते हैं, जो 12-15 साल का ट्रेंड है, मैं उसके हिसाब से ही कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट ना इतना बस ध्यान रखो, बाकी एक्स्ट्रा पढ़ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट ना ये सारी चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि इसी से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास 80% चांसेस रहेगा कि इससे क्वेश्चन हम आराम से बना लेंगे, ठीक है। अब एकदम ही क्वेश्चन था वो किस्मत खराब हुआ एकदम आए बाएं आ गया तो अलग बात है, बट एनसीईआरटी से बाहर आएगा। सेल वॉल इलोंगेशन, सेल वॉल इलोंगेशन, देखो दो है डिफरेंस, एक होता है सेल इलोंगेशन और एक होता है सेल वॉल इलोंगेशन, ठीक है। तो सेल इलोंगेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल इलोंगेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेल इलोंगेशन कौन करता है? जिब्रेलिन। हाँ, जिब्रेलिन, ठीक है। सेल इलोंगेशन जिब्रेलिन करता है। तो इसीलिए क्या ये डिफरेंस है यहाँ, सेल वॉल का इलोंगेशन जो है वो ऑक्सिन करेगा और सेल इलोंगेशन जिब्रेलिन करेगा। तो सेल वॉल इलोंगेशन भी, होगा हाँ सेल वॉल बढ़ेगा तो सेल तो बढ़ेगा ही। हाँ बिल्कुल बेटा, सेल नहीं, बढ़ेगा, सेल वॉल बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा, और सेल बढ़ेगा तो सेल वॉल भी बढ़ेगा। तो भी सेल वॉल बढ़ेगा। हाँ हाँ हाँ, समझ आया बात, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बढ़ते हैं। तो एक्चुअल में ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में काम करते हैं ना, कोई एक ही थोड़ी ना काम करते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब एक जैसे काम करते हैं। भाई जैसे ह्यूमन में है, ह्यूमन में ग्रोथ हार्मोन भी ग्रोथ में हेल्प करता है और थायरोक्सिन भी ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन उसका फंक्शन थोड़ा अलग तरीके से होता है। थायरोक्सिन का और ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन अलग तरीके से होता है, लेकिन दोनों आप ग्रोथ में हेल्प करते हैं, समझ आ रहा है। तो वैसे ही क्या है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके सारे हॉर्मोन्स करते हैं। तो अगर स्पेसिफिकली पूछ दिया कि भैया मेन एक्शन कौन है, तो ध्यान रखना है ना। तो अब यहाँ ये पूछेगा सेलुलर इलोंगेशन कौन करेगा, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल, तो वो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो, देन इसके अलावा देन उसके अलावा देन उसके अलावा इसमें है, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट ठीक है, इसमें काफी है। और लीफ डेवलपमेंट भी लिख लिया आया है एक बार, इसलिए बस मैं इसको एक साथ यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो इतना पॉइंट आप लोग लिख लो और बाकी आपको जो पढ़ना है एनसीईआरटी से पढ़ते रहो। इतना पॉइंट लिख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हो गया, मिटा दूं? हाँ सर। सर हाँ, सर एनसीईआरटी में ना ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों के लिए सेल डिवीजन लिखा है, और अगर दोनों ऑप्शन में दे तो किसको टिक करें? सेल डिवीजन साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन सर वो सर उसका, हाँ सर वो आप टी प्लांटेशन में लिखवाया ना IAA यूज होता है। हाँ 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 तो सर ऑप्शन में IAA भी दिया रहेगा और भी सारे ऑक्सीजन से दिए रहेंगे और लास्ट में हाँ ऑल लिखा रहेगा, तो क्या करेंगे IAA या ऑल? बेटा, क्योंकि आंसर सिंथेटिक सिंथेटिक है। सिंथेटिक आएगा तो यूज नहीं करना, सिंथेटिक आएगा तो यूज नहीं करना। सर आप क्या बोल रहे सिंथेटिक, हैं? आप पूछ रहे हो ना कि IAA के अलावा अगर दूसरे भी है, जैसे NAA भी है ना, IBA भी है, IAA IBA हो गया, है ना, NA हो गया, 240 हो गया, ये सब रहेगा तो ऑल ऐसा बोल रहे हो ना आप?
हाँ यही yes बोल रहे हो sir. ना, है ना? तो बेटा वो नेचुरल ऑक्सीजन ही लेते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने ना स्पेसिफिकली आप मतलब स्पेशली आपको स्पेसिफाई कर दिया है यहाँ पर सर IA मतलब लास्ट में नेचुरल। ऑल दिया रहेगा तो ऑल नहीं लगाएंगे, आईए ही ऑल लगाएंगे। नहीं, हाँ ऑल नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है ना, जो सिंथेटिक है, जैसे ये है ना, आर्टिफिशियल फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल, इसका हाँ क्वेश्चन आया है। आर्टिफिशियल फ्लावरिंग मतलब पूरे साल फ्लावरिंग कर सकते हैं पाइनएप्पल में और फ्रूटिंग प्रमोट कर सकते हैं, तो उसमें चारों ऑप्शन आए हैं, उसमें चारों ऑप्शन आए हैं, IA IBA, ठीक है, और IAA NAA, ठीक है, और NAA24D IAA24D, ऑल ऑफ द एबव, चारों आया है। अब क्या टिक करो? NAA24D. सर NAA24D ऐसे करेंगे। सिर्फ आर्टिफिशियली प्रमोट कर रहे हो ना, तो नेचुरल ऑक्सीजन का यूज ही नहीं है, नेचुरल ऑक्सीजन तो ऑलरेडी उसके में है ना, उसके बॉडी में नेचुरल तो ऑलरेडी है, तो जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए क्या है ना, मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर ऐसा लिखा है कि भैया ये सिंथेटिक यहाँ यूज हो रहा है इस चीज के लिए, और नेचुरल के लिए ये यूज हो रहा है। टोमेटो के लिए क्या है वो यूज हो रहा है, ठीक है, टोमेटो इंड्यूस, टोमेटो में इंड्यूस करेगा, तो ये क्या इंड्यूस होगा भैया, कौन इंड्यूस करेगा, मैंने लिखा है, कौन इंड्यूस करेगा? Artificial. आर्टिफिशियल। यही चीज के लिए ही बस अपन ये लिख रहे हैं कि एग्जाम में क्या होता है कि वो स्पेसिफिकली आपसे ये पूछता है कि भैया कि नेचुरल यूज करेंगे या आर्टिफिशियल यूज होगा, टी प्लांटेशन में नेचुरल यूज होगा, सिर्फ उसी को आपको टिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन बनाना ना आप थोड़ा सा, आपको फिर आइडिया होगा, ठीक है। ये जो पहले लिखा आप हूँ उसके टेस्ट बाद, में दिए थे सर पार्थेनोकार्पी वाला, उसमें ऑल का भी ऑप्शन था और ना हाँ ऑल सही किए थे और वो बाकी मेरे को सारे भी ऑप्शन, ऑक्सीजन से दिया था। ऑप्शन देखना पड़ेगा बेटा, और क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेमिंग है ना। और हाँ सर, नीट में अभी जो इसके अभी पहले पैटर्न वाले है, टेस्ट में। हाँ नीट में जो पैटर्न अभी जो मैंने देखा है ना, जैसे आप लोग बोले थे कि सर इसमें दिक्कत हो रहा है, तो पूरा नीट का जो पैटर्न है पूरा, उसको मैंने एनालाइज करके ये सारी चीजें बनाई कि भाई इसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और ऑप्शन में जो भी दे रहा है आंसर वो क्या दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन में वो भले 3-4 टाइप का दे रहा है, लेकिन ऑप्शन में वो किसको करेक्ट आंसर दे रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो लोग जो मानते हैं हमको उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये भी तो होता है, ये भी तो होता है, लेकिन वो लोग जो करेक्ट आंसर दे रहे हैं उसके हिसाब से अपने को चलना, आगे भी उसी के हिसाब से अपने को ध्यान, ठीक है। इसको क्वेश्चन बनाना नीट का जो प्रीवियस ईयर है 10-15 साल का, तो आपको एक और आइडिया हो जाएगा। तो ये सारी चीजें पहले आप लोग लर्न करना, याद करना, जितना मैं बताया हूँ उसको अच्छे से मेमोराइज करके आज के आज ही रात रात तक ऐसे ही आधा एक घंटा देख के क्वेश्चन एक बार सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखना कि ये किस तरीके से पूछा जा रहा है और आंसर किस तरीके से वो लोग देते हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाए, है ना, कि हाँ ऐसा आ रहा है या वैसा। तो फिलहाल अभी इतना समझ के आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग और ऑप्शन की फ्रेमिंग जो है वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है बेटा, हर चीज। चलो ये इतना ध्यान रखना आप लोग। जैसे सेल डिवीजन जो है ना, सेल डिवीजन स्पेसिफिकली साइटोकाइनिन का फंक्शन है, स्पेसिफिक है वो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये नहीं करता, ऑक्सीजन भी तो सेल सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। बोलो भाई, अपाइकल डोमिनेंस हो रहा है, सेल और टिश्यू बनेगा तभी तो कोई चीज ग्रो करेगा क्या, विदाउट उसके कैसे ग्रो करेगा, ठीक है। लेकिन ये कहां पर ग्रो करवा रहा है, अपाइकल रीजन पे, ठीक है, अपाइकल रीजन पे। जिब्रेलिन कहां पर ग्रोथ करवा रहा है, वो भी ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन का मतलब क्या होता है, या तो सेल का ग्रोथ या सेल का नंबर इंक्रीज होना। समझ आता है बात बेटा, ग्रोथ का मतलब नंबर भी होता है और साइज भी होता साइज है, भी तो होता है। साइज में भी ग्रोथ को ही ग्रोथ बोलते हैं, नंबर में ग्रोथ होता है उसको भी ग्रोथ बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो एग्जाम में क्या लेते हैं, मतलब ये तो बहुत शुरू से ही है। मेरे पास ना एक वो था, वो मैं अभी साफ सफाई हुआ ना पिछले साल,
ठीक है, मेरे पास जो पुराने जो मैं पढ़ता था उस समय के, तो बहुत ही शॉर्ट में वो नोट्स थे मेरे। ठीक है, तो वो रद्दी में चले गए, शॉर्ट में नोट्स थे। ये सब कहता है स्पेसिफिक फंक्शन बहुत अच्छे से किया हुआ था। अब ये सारे टॉपिक जो है काफी अच्छे से अरेंज थे, 2 पन्ने में था पूरा ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, 1 पेज में था शायद, 1 या 2 पेज, बहुत सारे थे नोट, तो वो पूरे रद्दी में ही चले। चलो कोई बात नहीं, इसलिए फिर से मेरे को ऐसा बनाना पड़ा। तो सेल डिवीजन ध्यान रखना, साइटोकाइनिन बस आया तो कुछ नहीं सोचना, कोई सा भी ग्रोथ, तीनों ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन रहेंगे, तीनों रहेंगे। ठीक है, फिर भी सेल डिवीजन अगर 2 वर्ड लिखा तो बात करना, फिर ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा। इसके बाद देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑक्सिन के ऊपर आता है, देन सेकंड मोस्ट आपका जिब्रेलिन के ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो, तो जिब्रेलिन तो आपको मालूम है बहुत सारे टाइप के होते हैं। हम लोग जनरली जो है किसका स्टडी करते हैं, GA3 का। ठीक है, GA3 का। अभी जैसे 10 साल 12 साल का जो ट्रेंड मैंने देखा है, तो जिब्रेलिन सबसे ज्यादा दिखा है और ऑक्सिन सबसे ज्यादा दिखा है। ठीक है, और ऑक्सिन और जिब्रेलिन में देखें तो जिब्रेलिन में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, शुगर केन ये हो गया, वो हो गया, उसका लंबाई बढ़ाना है, ऐसा करना है, वैसा करना, दुनिया है। इसमें 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो फंक्शन आपका रहेगा, क्या रहेगा भैया, बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट। डिले राइपनिंग, नोड उससे elongation, internode हाँ elongation. हाँ, इंटरनोड इलोंगेशन है ना, स्टेम इलोंगेशन और इंटरनोड इलोंगेशन। ठीक है, स्टेम इलोंगेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसका स्पेसिफिक है ना, ध्यान रखना। देन उसके बाद एग्जाम्पल भी पूछता है इसमें, शुगर केन। शुगर के। ठीक है, देन उसके बाद इसमें जो दूसरा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, सीड जर्मिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आए हैं, सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो सीड को जर्मिनेट कैसे करेगा कोई, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। सीड जर्मिनेशन कब होगा, भाई सीड बना, तो कब, जब भी सीड बनता है सॉइल में डाल दोगे तो क्या वो तुरंत उग जाएगा क्या, नहीं, नहीं उगता है यार, तुरंत जर्मिनेट नहीं होता है, उसको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, है ना, पीएच सही होना चाहिए, वो जो एनवायरनमेंट है उसके लिए वो सुटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। सीड, बेटा हर सीड हर एनवायरनमेंट हर सीजन में नहीं ग्रो करता है ना, हर सीड का एक प्रॉपर टाइम होता है, टेम्परेचर एनवायरनमेंट होता है, उसके हिसाब से वो ग्रो करता है। तो वो क्या डोरमेंट स्टेज में है तब तक, तो डोरमेंसी को ब्रेक करेंगे तभी सीड जर्मिनेट होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ना, सीड जर्मिनेशन एंड ब्रेक्स डोरमेंसी। ठीक है, सीड जर्मिनेशन एंड ब्रेक्स डोरमेंसी। ठीक है, क्लियर है? अब फिर मैंने आप लोगों को एक चीज पूछा था कि सेल वॉल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन कौन कर रहा है ना, तो ये सेल इलोंगेशन करेगा, सेल का इलोंगेशन करेगा। एक सेल वॉल इलोंगेशन जस्ट पहले देखे ऑक्सीजन में, सेल इलोंगेशन, लेकिन सेल इलोंगेशन भी कहां पर, हर जगह नहीं, इंटरनोडल रीजन पर। ठीक है, इन इंटरनोडल रीजन, सेल इलोंगेशन इन इंटरनोडल, ये सब जो है बेटा एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं और जिससे आ सकते हैं, बस वही है ना, कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर का फालतू चीज नहीं। चलिए, देन उसके बाद फ्लावरिंग प्रमोट करेगा एंड फ्रूटिंग, फ्रूट डेवलपमेंट।
फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। लेकिन ये तो बेटा आपको फ्लावरिंग फ्रूट डेवलपमेंट आपको ऑक्सीजन में भी मिलेगा, ठीक है, फ्लावरिंग फ्रूट डेवलपमेंट ऑक्सीजन में भी मिलेगा। तो अब क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें दिक्कत क्या होती है कि जब दोनों दे दिए, ऑक्सीजन जिबरेलिन दोनों दे दिए, तो भैया कौन सा सही है? तो भाई दोनों सही है ना, अपनी जगह पर दोनों सही है। तो ये फ्लावरिंग जो है नेचुरली प्रमोट कर रहा है, फ्रूट डेवलपमेंट नेचुरली प्रमोट कर रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल भी कर सकता है क्योंकि जिब्रेलिन को भी अपन आर्टिफिशियली छिड़कते हैं, ठीक है। अब वहां पर आर्टिफिशियल किसमें करेंगे ये स्पेसिफिकली पूछता है, और नेचुरल किसमें हो रहा है वो स्पेसिफिकली पूछता है। जैसे टी प्लांटेशन में नेचुरली हो रहा है, और आपका टोमेटो में पार्थिनोकार्पियस में फ्रूट डेवलपमेंट हो रहा है, वो आर्टिफिशियल हो रहा है। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग प्रमोट कर रहा है ना, वो आर्टिफिशियली। समझ आ रहा बात? तो वो स्पेसिफिक है उसका कि आर्टिफिशियल किस में है और नेचुरल किस में है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो इसका क्वेश्चन आता है, मेन सबसे ज्यादा जो आता है वो स्टेम इलोंगेशन, इंटरनोड इलोंगेशन करेगा, इंटरनोडल रीजन पे सेल इलोंगेशन करेगा। सेल इलोंग होगा मतलब ये सेल का नंबर बढ़ रहा है या सेल का साइज बढ़ रहा है? साइज बढ़ रहा है। ये साइज बढ़ रहा है, नंबर नहीं बढ़ा। ये साइज को बढ़ाने में हेल्प, ठीक है, साइज को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो साइज बढ़ेगा, स्टेम इलोंगेशन हो रहा है इंटरनोडल रीजन पे, शुगर केन का हाइट बढ़ेगा। और दूसरा सीड जर्मिनेशन एंड ब्रेक्स डोरमेंसी, ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है और सीड को जर्मिनेट करेगा। फिर क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि ये किसके एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक मैंने बताया अपोजिट काम करता है, तो किसके अपोजिट होगा ये? जो डोरमेंसी को मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि with respect to seed dormancy, है ना, seed dormancy is maintained by abscisic acid, its antagonistic hormone is। अब ये आपसे पूछना चाहता है ये, लेकिन उधर से ला रहा है इधर, एब्सिसिक एसिड से ला रहा है इधर, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो एकदम सिंपल वर्ड में दो तीन चीजें इसका एकदम अच्छे से याद रखना कि भैया सेल इलोंगेशन, इंटरनोडल रीजन में इलोंगेशन होगा, इससे स्टेम इलोंगेशन होगा, शुगर केन इसका बेस्ट एग्जांपल है, और बाकी में भी करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। सीड जर्मिनेशन करता है और डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ठीक है। ये इसका दो, ये जो इम्पोर्टेंट है ये एक्चुअल में इसी का ही पार्ट है ये इसका सबसे स्पेसिफिक फंक्शन है। तो जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है उसको सबसे ज्यादा देता है एग्जाम में, सीधा नहीं तो उल्टा एब्सिसिक एसिड से घुमा के दे देगा, ऐसा टाइप का कुछ। ठीक है, समझ आ रहा है ये? यस सर। क्लियर है? तो एकदम बेसिक बेसिक जो चीजें है ना उसको अच्छे से बस ध्यान रखो। और ये हो गया फ्रूट डेवलपमेंट, फ्लावरिंग, 5, ठीक है, 5 पॉइंट हो गए, है ना। अब आते हैं साइटोकाइनिन, इसको मैं हटा रहा हूँ, हटा दूं? यस सर। हाँ सर। तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को किस नाम से बुलाते हैं भैया? किस नाम से डिस्कवर किया गया था, मालूम है आपको? काइनेटिन। केमिकल ने, हाँ, जियाटिन। तो जियाटिन भी बोलते हैं, काइनेटिन भी बोलते हैं, है ना। जियाटिन को आइसोलेट कहाँ से किए थे, ये क्वेश्चन आता है, आइसोलेट कहाँ से किए थे? कोकोनट मिल्क और कॉर्न पर। हाँ हाँ, फ्रॉम कॉर्न कर्नेल्स एंड कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क, ठीक है। कोकोनट से भी क्वेश्चन आता है कि इसको और क्या बोलते हैं? कोकोनट मिल्क फैक्टर, इसलिए इसको नोन एज कोकोनट मिल्क फैक्टर। चलो, अब इसका सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो सबसे ज्यादा आ चुका है एग्जाम में और आता है, क्या? ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस। हाँ बेटा, ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। इसका एकदम सबसे पहला स्पेसिफिक जो है सेल डिवीजन, है ना, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ये क्या करेगा? इनहिबिशन ऑफ या ओवरकम ऑफ अपाइकल डोमिनेंस, डोमिनेंस, है ना, इनहिबिशन और ओवरकम
अपाइकल डोमिनेंस। दिख रहा है? हाँ। देन उसके बाद और क्या इसमें आता है? डिले अच्छा, सेनेसेंस। हाँ, वो सब तो बेटा जितने भी ग्रोथ प्रमोटर्स हैं वो लोग सेनेसेंस को डिले ही करेंगे, ठीक है? तो ये सबका बेसिक फंक्शन, समझ गए? ग्रोथ प्रमोटर्स जितने होते हैं ऑब्वियसली बेटा टिश्यू का ग्रोथ कर रहे हैं, सेल का ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो लोग सेनेसेंस को क्या करेंगे? डिले करना चाहेंगे, ठीक है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इसीलिए इस हार्मोन को टिश्यू कल्चर में भी यूज करते हैं, यूज इन टिश्यू कल्चर, ठीक है? इसलिए वैसे ऑक्सिन को भी यूज करते हैं टिश्यू कल्चर में, ऑक्सिन को भी यूज करते हैं, बट साइटोकाइनिन मेन हार्मोन, ठीक है, यूज इन टिश्यू कल्चर। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? देन उसके बाद अपन क्या देखेंगे इसमें? मोबिलिटी बढ़। हाँ, मोबिलिटी होगा। मोबिलिटी क्यों करता है बेटा? ताकि सेनेसेंस को डिले कर सके। जो भी मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, उसकी मोबिलिटी इसीलिए करते हैं ताकि सेनेसेंस को डिले कर सके, ठीक है? वो उनका मेन। सेनेसेंस कैसे डिले हो रहा है सर मोबिलिटी बढ़ाने से? समझ नहीं आ रहा। मोबिलिटी बेटा जहां जरूरत है, जहां ग्रोथ हो रहा है ना, और हाँ, न्यूट्रिएंट जहां जहां जरूरत है ग्रोथ वाले हाँ, रीजन पे, वहां पर न्यूट्रिएंट्स की मोबिलिटी में हेल्प करेगा, जिससे हाँ, कि वो पार्ट में न्यूट्रिएंट, देखो कुल मिला के क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वहां ग्रोथ की कमी होती है, तो जल्दी से बूढ़ा हो जाता है, ठीक है? अच्छा, तो ग्रोथ अगर मेंटेन है किसी जगह पर, कोई भी एक पार्ट है ना, ग्रोथ अगर मेंटेन है, न्यूट्रिएंट्स मेंटेन है और हाइड्रेशन मेंटेन है, तो वो पार्ट जो है प्लांट का वो काफी यंग दिखेगा, यंग। सीधी सी बात है ना? तो इसीलिए क्या ये सारे हार्मोन्स मोबिलिटी में हेल्प करते हैं। ये तो अपन लोग जब वो एनाटॉमी शायद पढ़े थे उसमें भी देखे थे कि कुछ हार्मोन जो है वो मिनरल मोबिलिटी करते हैं, याद है आप लोग? नहीं याद है? हाँ, lateral root growth and lateral root growth and adventitious root growth, ठीक है? चलो, तो ये दो चीज बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ याद हो ना हो एटलीस्ट ये दो याद रखना, ठीक है? सेल डिवीजन और इनहिबिशन ऑफ अपाइकल डोमिनेंस, ये दो चीज आपको बिल्कुल याद होना चाहिए साइटोकाइनिन के लिए, बाकी आपको याद हो या ना हो, है ना? अब सेनेसेंस डिले करने में अगर मैं अभी तक जैसे क्वेश्चन देखा हूँ 12-15 साल में, तो सेनेसेंस डिले करने में जो लिया गया है मेन हार्मोन वो साइटोकाइनिन, ठीक है? करते सब है, बट साइटोकाइनिन को स्पेशली लिया जाता है, सेनेसेंस डिले करने में हेल्प करता है। तो अगर किसी एक हार्मोन को लिया जा रहा है, मतलब उसका अफेक्ट ज्यादा होगा उस फंक्शन में, ठीक है? उसका अफेक्ट ज्यादा होगा उस फंक्शन में। सर सर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय, और आंसर गिबरलिन दिया था। तो वही तो है ना बेटा, कोई वही? भी फूड मोबिलाइज करने का मतलब क्या है? जहां ग्रोथ हो रहा है वहां मोबिलाइज करना। हाँ, तो ग्रोथ कहाँ होता है भाई? एक जैसे कोई भी एक सीड है ना, ये मान के चलो ये उसका स्टोर्ड फूड है ना? ये क्या है भैया? कॉटलीडॉन्स, कॉटलीडॉन्स, ठीक है? तो भाई कॉटलीडॉन्स में क्या रहता है? कॉटलीडॉन्स क्या है? स्टोर्ड फूड है, बोलो। हाँ, कॉटलीडॉन्स क्या है बेटा? स्टोर्ड फूड है ना, किसके लिए? है ना, एम्ब्रियो के लिए, बायो के लिए, डेवलपिंग है ना? तो ये एम्ब्रियो है यहाँ पर, ये ऐसा ये एम्ब्रियो है, मान लो ये एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सिस है ये, है ना? ये हाँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो बेटा कोई भी एम्ब्रियो ग्रो कब करेगा तेजी से? जब उसको बहुत ज्यादा फूड खाना होगा। मिलेगा। तो ये जो फूड है ये तो पहले भी था, पहले भी तो था। पहले क्यों नहीं किया? हाँ, पहले भी था तो पहले क्यों नहीं जर्मिनेट किया? समझ रहे हो बात को? उसको था लेकिन उसको मिल नहीं रहा था,
जैसे कई बार आपके घर में आइसक्रीम रहता है लेकिन आपको नहीं मिलता, ठीक है, फिर आप क्या करते हो? गर्मी का समय है, दोपहर चुपके है, चुपके जाते खा लेते। नहीं नहीं वो वैसा नहीं, मतलब धीरे से आप पटाओगे जो छोटे भाई बहन थोड़ा सा कि खाने चल दो। ना रे, हाँ, मम्मी को बोल मम्मी आइसक्रीम खाना है। तो बच्चे लोग को बात जल्दी मान लेंगे, तो छोटे भाई बहन बोले मम्मी मम्मी और आइसक्रीम खाना स्ट्रिक्ट होके और छुपा है। हाँ देंगी तो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो उसके बाद फिर जैसे ही छोटे भाई बहन से निकालते हैं, वाह मम्मी उसको दे रहे हो और मेरे को नहीं, तो ले बेटा तू भी ले। अब ऐसा थोड़ी ना कि दो बच्चे में से एक हाँ, बच्चे को दे रहे हैं दूसरे को नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का मोबिलाइजेशन हुआ समय आने पर, तो आइसक्रीम को निकाल के वहां से आपको दे दिए। अल्लाह, था तो पहले से ही 4 दिन से पड़ा था आइसक्रीम, बट मिल नहीं रहा था। तो वैसे ही क्या जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, मोबिलाइज करता है एम्ब्रियो की तरफ। तो भाई एम्ब्रियो सीड जर्मिनेट तभी होगा ना जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट चालू होगा, ठीक है। डोरमेंसी को ब्रेक होगा, डोरमेंसी ब्रेक होगा, डोरमेंसी का मतलब भैया वो जो है एक स्टैग्नेंट फेज में है ना, इनएक्टिव फेज में चला गया है। तो इनएक्टिव फेज से एक्टिव फेज में मतलब उसको क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म उसके एम्ब्रियो के जो टिश्यूज हैं उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, फूड जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, वाटर जाएगा, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चालू होगी। वैसे भी सीड में आपको मालूम है, सीड इज अ डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर, डिहाइड्रेशन रहता है, पानी जाएगा, हवा जाएगा, और जो हॉर्मोन्स हैं वो सीजन के हिसाब से, समय के हिसाब से निकलेंगे और फिर वहां पर फूड को मोबिलाइज करेंगे और उसको एम्ब्रियो को खाना देते जाएंगे, जिससे कि एम्ब्रियो डेवलप होगा, स्प्राउटिंग स्प्राउटिंग होगी, स्प्राउट होगा, फिर उसके बाद फिर अपना रूट और लीफ का होगा। समझ गया बात, समझ गया। तो इसीलिए क्या है, जो वर्ड मैंने लिखा था बस उसको ध्यान रखो, बस ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है। अब उसके लिए वो कुछ भी करे वो उसका टेंशन, अब ये लिखे वो लिखे कुछ भी करे, वो कर रहा है ना, मोबिलाइज करने का मतलब भी उसको न्यूट्रिशन दे रहा है, मतलब वो ग्रो करेगा, ठीक है। इसलिए सीड डोरमेंसी को ब्रेक करके सीड जर्मिनेशन में हेल्प जिब्रेलिक एसिड का मेन रोल होता है, ठीक है। चलो हटा रहा हूं मैं, अच्छा ये हो गया ना। अब इसमें एक और चीज अपने को लिखना है, एक और क्वेश्चन आया था तो उसको भी मैं कर देता हूँ। कई बार बहुत सारे जो हार्मोन है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हार्मोन जो है एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, तो उनका जो कोऑर्डिनेशन है उसमें मेन रोल किसका है और सपोर्टिव रोल किसका है, ठीक है। तो एग्जाम में ज्यादातर इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, मेन मेन रोल को ही क्वेश्चन के रूप में देते हैं। थोड़ा घुमा दिए वो अलग बात है, बट आपको मालूम है कि भैया ये इसका मेन रोल है। मैंने जैसे आपको शुरुआत का जो भी 2-3 पॉइंट है मैंने बता दिया, ये इसका मेन रोल है। अब ये किसी भी तरीके से पूछे, ठीक है भाई, कोई एक प्लांट है ना, कोई एक प्लांट है, अगर वो बहुत लंबा गया, हाइट में लंबा गया, तो वो झुक के गिर सकता है, ठीक है। तो हमको उसको बहुत लंबा हाइट तक नहीं लेके जाना है, हमका उसको मतलब हमको उसका लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करवाना है, ताकि वो चारों तरफ से बढ़िया दिखे, शेप अच्छा आए, और ज्यादा हाइट लंबा ना होने के कारण वो झुक ना जाए। ऐसा दुनिया भर का पंचायत अगर करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया ये लेटरल ग्रोथ कौन कर रहा है और ऊपर ले जाने से कौन रोक रहा है, बात समझ आ रहा है बात। तो ये ऊपर ले जाने से रोक रहा है, लेटरल ग्रोथ में प्रमोट, बात समझ आ रहा है बात, है ना। तो बस ये मतलब स्पेसिफिकली जो, इसीलिए मैंने आपको ये लिखवाया है। तो शुरुआत में जो 2-4 स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, मेन उसी को फोकस करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बहुत दिन से आप बोल रहे थे तो इसलिए मैंने काफी अभी देख रेख करके 12-15 साल के क्वेश्चन पे स्टडी करके एक पॉइंट जो है थोड़ा शॉर्ट में बना दिया, मैं बहुत लॉन्ग नहीं किया। जैसे ये 4 में से 2 पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, बात खत्म, ठीक है। अब इसमें एक और आता है डिफरेंशिएशन ऑफ शूट, डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है। ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो जो रहेगा, हाई साइटोकाइनिन अपॉन ऑक्सिन रेशियो, ठीक है। यस, साइटोकाइनिन, अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है भैया, मतलब क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ शूट,
एक पर्टिकुलर सेल डिफरेंशिएट होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कि भैया वो किस तरीके से शूट का डेवलपमेंट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, लेटरल ग्रोथ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, जो भी शूट ऊपर की तरफ जाएगा या लेटरल जा रहा है, या किस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाएगा, ठीक है, कैसे कैसे टिश्यूज में डिफरेंशिएट होगा, किधर की तरफ डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है साइटोकाइनेन और ऑक्सिन। अब इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, मतलब ये तो आपका रेशियो के हिसाब से होगा साइटोकाइनेन और ऑक्सिन, ठीक है। अगर आपसे ये आता है कि भाई शूट डिफरेंशिएशन इज बाय, अब आपको साइटोकाइनेन। ऑप्शन में है साइटोकाइनेन। साइटोकाइनेन, ठीक है। उसमें अगर ऑप्शन देता है आपको कि ऑक्सिन, जिबरेलिन, ठीक है, ऑक्सिन, इथाइलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ऑल, ठीक है। तो ध्यान रखना, फिर आपको अगर ये दोनों दे रहा है तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन, है ना, दोनों रहे, क्योंकि इन दोनों के रेशियो डिसाइड करेगा कि शूट को कैसे डिफरेंशिएट करना है, क्या क्या पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा डायरेक्टली ना दे करके ऐसा भी दे सकता है। तो आपको जितना है उतना आपको ध्यान रखना है एटलीस्ट कि इन दोनों का रेशियो इंपॉर्टेंट है ना। तो साइटोकाइनिन ज्यादा और ऑक्सीजन लेस, ठीक है। हाई रेशियो मतलब ये ज्यादा है ये कम है ना, ये भी ज्यादा है। नहीं, वो कम है। हाँ, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक, क्लियर है। अब इस पे तोड़ मरोड़ के कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इतना ध्यान रखोगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि आंसर क्या होना चाहिए। तो एक्चुअल में इसमें स्पेसिफिक चीजें पता होने से अपने को आइडिया लग जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, क्लियर है। बाकी इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये सब डिस्कस नहीं करूंगा मैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि उसका डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और उसमें कंफ्यूजन नहीं होता। ये तीनों ग्रोथ रेगुलेटर, जो तीनों ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स है, इसमें ही सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शन एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। बहुत सारे फंक्शन ये लोग तीनों बहुत सारे फंक्शन को एक साथ करते हैं, बट कम या ज्यादा होता है, लेकिन करते हैं सब थोड़ा 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 थोड़ा, कुछ ना कुछ ये लोग सब एक जैसा फंक्शन करते ही हैं, क्योंकि सभी के सभी ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ इनका क्या देखना था, इनका स्पेसिफिक फंक्शन, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरेट होता है। तो जितना लिखो बेटा उतना, जो शुरू शुरू के जो जो इम्पोर्टेंट लिखवाया हूँ, स्टार किया हूँ जिसमें, उस फंक्शन को बिल्कुल आपको एकदम याद होना चाहिए, आराम से आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्लियर है। सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन हाँ है व्हाट ब्रेक्स बर्ड डोरमेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर। तो उसमें ऑप्शंस है जिबरेलिन, सेकंड हाँ, आईए, और थर्ड एबीए, और फोर्थ है जेंटी। तो उसमें हाँ, कौन सा होगा? आंसर तो अब आप बताओ। जिबरेलिन दिया है, लेकिन हाँ, सर बोल। बर्ड डोरमेंसी तो इथाइलिन करता है ना? हाँ सर, इथाइलिन करते हैं। ये स्पेसिफिक एनसीईआरटी में लाइन दी है इसमें। हाँ सर, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन में रुको थाईलीन रुको, नहीं दिया नहीं। इथाइलिन नहीं दिया तो जिबरेलिन जाएगा बेटा, है। हाँ। हाँ ठीक है। अगर हाँ, इथाइलिन आंसर आता, तो यही दिया। है ना, रुको, ये क्वेश्चन मैं भी देखा हूँ, ये तो नीट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। आवाज आ रही है। यस सर। रुको, ये
यही कही है ना क्वेश्चन। हाँ, यस सर। कहाँ गए, कहाँ गए? नहीं तो था क्वेश्चन। तो थोड़ा और नीचे था। अच्छा 33। हाँ सर 33। 33। हाँ, डोरमेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर। ठीक है, तो इसमें Z18 दिए दिया तो है। देखो ये बहुत पुराना है बेटा, ये बहुत पुराना है ये। ठीक है, 2001 का है। ठीक है, अभी जो एनसीईआरटी में दिया है ना, उसी को फॉलो करना है। ठीक ठीक है, है सर। तो अभी एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा यस सर, डायरेक्टली। है ना। बट डोरमेंसी जो है वो कौन ब्रेक करता है? इथाइलिन। थाईलीन। है ना। तो क्वेश्चन आएगा तो वही आएगा, इथाइलिन आएगा। लेकिन अगर नहीं दिया है तो डोरमेंसी ब्रेक करने वाला हार्मोन जिब्रेलिन। ठीक है, ये ध्यान रख। ठीक है सर। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो जिब्रेलिन, है ना, ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ठीक है, वैसे ये क्या 2001 का है, तो पहले थोड़ा अलग टाइप का ही आता था क्वेश्चन। तो इतना पीछे जाके अब जैसे कि अगर लगता है कि एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं, तो फिर आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ठीक है, तो सर ये अगर ये क्वेश्चन आता है। फिर ठीक है, क्योंकि वो तो दिया ही नहीं है ना, इथाइलिन ऑप्शन में था है। नहीं तो है इसलिए तो जिब्रेलिन डालना है। हाँ सही नहीं है। है इसलिए, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें इथाइलिन डालेगा जरूर। अच्छा, ठीक है, यस। उसमें इथाइलिन डालेगा, है ना। बट जनरली जो भी डोरमेंसी होता है, इनएक्टिव स्टेज है, उसको एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट करता है जिब्रेलिन। है ना, इसकी डिस्कवरी भी ऐसे ही हुई थी। है ना, इसकी डिस्कवरी भी ऐसे ही हुई थी। चलो, इसीलिए क्या है, वो बहुत सारे बेसिस पर ये लोग क्वेश्चन बनाते थे पहले। अभी क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज हो गई बेटा। है ना, समय के साथ क्या होता है ना, फ्रेमिंग चेंज होता है। आप बहुत पहले जाओगे तो और आपको अनाप शनाप क्वेश्चन मिलेगा। है ना, आप बहुत पहले जाओगे 80 ऐसे 80 देखो ना। 90। 80 80 80। 80। हाँ, लास्ट है सर, नीचे ही है। हाँ सर, ए केमिकल बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन फ्लावरिंग इज, अब बताओ। सर हम तो आईबीए करते हैं। फ्लोरीजेन। सी। हाँ, आंसर क्या है? क्यों? फ्लोरिजेन। हाँ। वही हाँ, आंसर, वही है। पढ़े हो। हाँ, पर क्यों सर फ्लोरिजन क्यों? और फ्लोरिजन सर फ्लोरिजेन का मतलब होता है फ्लावर स्टिमुलेटिंग है। सब्सटेंस। फ्लोरी मतलब फ्लावर, जेन मतलब सिंथेसाइजिंग। ठीक है, जनरेट सर करना। इसमें कॉम्बिनेशन रहता है ना, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन और उसका हाँ हाँ हाँ, जिबरेलिन। लेकिन अब आप ये नहीं पढ़ते हो। सर हम आईबीए करते ना, मतलब अब अगर फ्लोरिजेन नहीं आएगा तो क्या आंसर करोगे? ऑक्सीजन करती मैं तो। हैं? जिब्रेलिन भी तो है। जिब्रेलिन भी तो फ्लावरिंग करता है। ये भी तो फिर हाँ। हाँ सही बात आईवी भी करता है, जिब्रेलिन भी करता है। सही है। तो इसीलिए क्या है, ये दोनों दे दिया है। लेकिन कायदे से अब आपके बुक में नहीं है ये वर्ड, है ना। तो अब आप उसको यूज नहीं करोगे। फ्लोरिजेन मतलब फ्लावर इंड्यूसिंग, फ्लावर जनरेटिंग केमिकल। हार्मोन इज अ केमिकल, केमिकल ही तो होता है हार्मोन। ठीक है, तो फ्लावर जनरेटिंग केमिकल। वैसे ही बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे पहले, बट अभी काफी वो हो गया है ना। तो डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखो, अभी उसी का ही जमाना है। अब एकदम ही खराब हुआ तो बहुत सारी चीजें हैं याद करने के, पहले हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते थे। ठीक है, चलो। तो इसके अलावा आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल का कुछ प्रॉब्लम था क्या क्वेश्चंस में? नहीं ना। हाँ सर, होता है ना। यस सर, उसमें उसमें एक एक दो क्वेश्चन का मैं देखा हूँ थोड़ा सा आप लोगों का, जो ऐसा लगता है कि दिक्कत जाता है। ये स्क्रीन शेयर हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। नहीं सर। नहीं हुआ। आज मैं वो क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला था जेनेटिक्स का थोड़ा,
कुछ क्वेश्चंस। हाँ देखो बेटा, ये क्वेश्चन आया 2020 में। अबे बन जाएगा कि नहीं? अबे ये डायरेक्टली नहीं पूछा है ना ये। देखो ये डायरेक्टली नहीं पूछा है ये क्वेश्चन। द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम। अब आप लोग देख रहे होगे हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्डिस का है? बोलो। ऑप्शन ए होगा क्या? नहीं, आप लोग जनरली देखोगे क्या? हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाँ एलएच। वही देखेंगे, अब नहीं मिलेगा तो हाँ। दूसरे पर ही न जाएंगे। नहीं अब यहाँ पर लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच दिया है, तो चुपचाप इधर उधर जाओ। एफएसएच प्रोजेस्टेरोन का कोई रोल नहीं ओवुलेशन, है ना? तो आपको ये देखना है कि ओवुलेशन से पहले कौन कौन सा हार्मोन, या ओवुलेशन के समय कौन कौन सा हार्मोन अवेलेबल रहता है। कौन कौन सा हार्मोन? 3 टाइप के हार्मोन्स रहते हैं बेटा जो पार्टिसिपेट करते हैं ओवुलेशन या उससे पहले। एस्ट्रोजन, एलएच और एफएसएच बात करता हूँ, ठीक है? समझ आया? यस Yes, सर। sir. भाई ओवुलेशन से पहले और ओवुलेशन के समय 3 ही टाइप के हार्मोन का रोल रहता है। ओवुलेशन से पहले से लेकर के ओवुलेशन तक। ये प्रोजेस्टेरोन का रोल आफ्टर ओवुलेशन आता है जब कॉर्पस लूटियम बनता है। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? है? यस सर। तो अब कायदे से हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए एलएच और एफएसएच। उसमें भी सबसे ज्यादा हाई एलएच का होना चाहिए। एफएसएच एलएच दोनों हाई होना चाहिए, और उसमें सबसे ज्यादा हाई एलएच। तो भैया अगर आपको नहीं भी समझ आता है तो भी आंसर है हो। और वैसे भी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है बेटा ओवुलेशन के समय। क्यों? कौन बताएगा? बढ़ाने के लिए एफएसएच बढ़ता है वॉल्स बेटा एफएसएच को मेंटेन करने के लिए। एफएसएच एलएच से बढ़ता है, उसके अलावा और कौन सा हार्मोन बढ़ता है भैया? एस्ट्रोजन बढ़ता है कि बढ़ता है? वो भी बढ़ता है ना। बढ़ता है ना। यस डायग्राम सर। ध्यान है कि नहीं? हाँ सर बढ़ता है, सर बढ़ता है। सर वो डायग्राम डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल से निकलता रहता है। रुको मैं आपको बेटा, रुको कहाँ गया? देखो दिख रहा है? बताओ कौन सा हार्मोन का लेवल हाई हुआ है? एफएसएच का हुआ है, एलएच का हुआ है, और एस्ट्रोजन का भी हुआ हाँ। है ना? तो भैया एस्ट्रोजन का लेवल हाई कब होगा? जब फॉलिकल्स डेवलप हो, ग्राफ्टियन फॉलिकल जो है, ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर होगा। ग्रेफिन फॉलिकल जितना बड़ा होते जाएगा उतना एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते जा रहे हैं। ग्रेफिन फॉलिकल का लेवल इसी से ही तो बनेगा ना एस्ट्रोजन। ग्रेफिन फॉलिकल से तो बनेगा एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन जो रहता है एंडोमेट्रियम की वॉल को इंक्रीज कर रहा है, तो ये बढ़ा रहा है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बढ़ा रहा है एंडोमेट्रियम की वॉल को। ठीक है भैया, अगर आपको ये दोनों नहीं भी दिया है तो भी आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, इसका मतलब ग्रेफिन फॉलिकल बढ़ रहा है। ग्रेफिन फॉलिकल बढ़ेगा तो ही वो रप्चर होगा, और एस्ट्रोजन का लेवल जब हाई होगा इसका मतलब वो ग्रेफिन फॉलिकल पीक पर है अपने।
एस्ट्रोजन का लेवल हाई है मतलब ग्रेफिन फॉलिकल अपने मैक्सिमम पीक पर है, और जब पीक पर होता है ग्रेफिन फॉलिकल तो ही वो रप्चर होता है। और रप्चर कब होता है अपने पीक पर? ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर होकर के पीक पर कब पहुंचता है? पीक मतलब एकदम सबसे बड़ा साइज में कब पहुंचेगा? जब LH FSH उसको बड़ा करें। तो क्वेश्चन ऊपर से नीचे नहीं है, नीचे से ऊपर का है। Yes, एस्ट्रोजन sir. का लेवल बड़ा है, इसका मतलब कि जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो एकदम हाईएस्ट में पहुंच गया है, अपने सबसे ज्यादा बड़ा होगा। ये सबसे ज्यादा बड़ा तभी होगा जब LH FSH का लेवल हाई हो। समझ आया बात? Yes, sir. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलो चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नो न्यू फॉलिकल डेवलप द लुटियल फेस ऑफ द मेसोस साइकिल बिकॉज। सर स्क्रीन शेयर बंद हो गई है। अच्छा सॉरी। हाँ दिखा क्या? नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द लुटियल फेस ऑफ द, ये वाला क्वेश्चन बिकॉज, बोलो। नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द लुटियल फेस। लुटियल फेस क्या होता है? लास्ट कौन से वाला डे को बोलते हैं? कब से 14 कब को के बाद। बोलते हैं? 14 के बाद, मतलब आफ्टर ओवुलेशन। लुटियल फेज जिसमें कॉर्पस लुटियम बनता है, ऐसे याद रखो, कॉर्पस लुटियम बनता है और कॉर्पस लुटियम प्रेजेंट रहता है, वो फेज लुटियल फेज होता है। तो कोई फॉलिकल डेवलप नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? FSH और LH लो। डी। फॉलिकल डू नॉट रिमेन इन द, नॉट रिमेन ओवरी आफ्टर ओवुलेशन, ऐसा नहीं है, फॉलिकल तो रहते ही हैं। एफएसएच लेवल हाई इन द लुटियल फेज होता है क्या ऐसा? नहीं होता। एफएसएच नहीं होता। एलएच लो लेवल होता हाई है। होता है क्या? नहीं होता ऑप्शन है, डी लो होगा होते हैं। ना। सब तो लो डी होता होगा, है। है ना? एफएसएच चले दोनों लो होंगे। भाई सीधी सी बात है कि ये जो हमारा फॉलिकल से डेवलपमेंट हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? एफएसएच और एलएच के कारण हो रहा है। इसका लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, और इसका लेवल इतना लो होगा तो फॉलिकल्स डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो मालूम होगा ये वाला प्रोलिफरेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुएशन, है ना? जैसे मैंने आप लोगों को बना के दे दिया है। चेंजेस इन द जीएनएस पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ, अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना, में अगर कोई चेंजेस आएगा तो वो चेंजेस कौन करेगा? ऑप्शन सी। भाई सीधी सी बात है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो क्या बनाता है? ये एक्चुअल में ये नेगेटिव फीडबैक, अब आपसे यही पूछ दिया सेम क्वेश्चन। चेंजेस इन जीएनआरएच pulse frequency in female is controlled by circulating level of estrogen progesterone by which mechanism? Positive feedback, negative feedback, both, none? अब बताओ। नेगेटिव फीडबैक। तो बेटा चेंजेस बोल रहा है, डिक्रीजेस नहीं बोला है। चेंजेस का मतलब होता है कम या ज्यादा। नहीं समझ आ तो रहा। बोथ होगा। तो बोथ होगा, पॉजिटिव फीडबैक भी होगा, नेगेटिव भी होगा। मतलब कि अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो जीएनआरएच बढ़ेगा, जीएनआरएच क्या करेगा? इस दोनों को बढ़ाएगा। और अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा फिर जीएनआरएच को कम करवा देगा, तो ये नेगेटिव फीडबैक हो गया। तो दोनों होगा ना? समझ आया कि नहीं? ये चेंजेस लिखा है, इंक्रीज इन जीएनआरएच पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, increase in the GnRH frequency, है ना, in female controlled by increased secretion of estrogen and progesterone by which mechanism? अब बोलो। नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक होगा ना, कम करना है ना। अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो गया है तो अब इसको कम करना है, ये कम होगा जीएनआरएच तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी कम होगा। अब इसका उल्टा का आंसर समझ आया बात? ऐसा कुछ भी आ सकता है। अब सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
LHFSA डिक्रीजेस, ये फॉलिकुलर फेज में कम होता है क्या? No, sir. नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ज्यादा होते हैं। इनकरेक्ट बोला है ना तो हाँ, है? तो सही है। अब आप ये देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है, ऑप्शन इतना सारा है बड़ा बड़ा, उसी को देखिए गया। LH triggers secretion of androgen from Leydig cell। सही है, मतलब ऑप्शन सही है, वो सही है, स्टेटमेंट सही है। सही है ना? हाँ ये हम्म, सही है। FSH is not a Sertoli cell which have an spermatogenesis। सही है। सही है, सही है। ठीक है। LH triggers ovulation in ovary। वो भी सही है। सही है। तो इनकरेक्ट तो यही है क्या, शुरुआत में ही दे दिया, अब आप क्या करोगे, इनकरेक्ट को नहीं देखोगे, पढ़ रहे हो फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि पहले को पढ़ने के बाद तीसरे को आखिरी तक नहीं पढ़ोगे, ऑप्शन पूरा पढ़ना। क्वेश्चन में जब भी आप लोग पेपर को देखोगे ना, तो जब भी ये जो वर्ड होता है ना बेटा, करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स, इसको हमेशा याद रखना। छोटा सा हड़बड़ी बहुत बड़ी गड़बड़ी कर देगा। समझ आया बात की नहीं? यस सर, जितने क्वेश्चन छोटे होते हैं उतने बड़े गलतियां। मिस्टेक गलतियां होते हैं, होती है। याद रखना। क्वेश्चन जितना छोटा होगा मिस्टेक उतना बड़ा होता है, हमेशा याद रखना। जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं मिस्टेक उतने कम होते हैं, ये रिवर्स प्रोसेस होता है बेटा, ठीक है? समझ आया? नेनेविन तो मालूम है आपको, नॉस एवोल्यूशन फीमेल, कौन सा एसोसिएटेड नहीं है? कौन सा क्वेश्चन? तो कौन? नॉट, ये वाला 39, नॉट एसोसिएटेड विद ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल। ऑप्शन रिलीज सी। ऑफ सेकेंडरी oocyte, वो तो है, LH सर्ज, वो भी है। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल, हाँ वो सही है, डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल। गलत है, इंक्रीज होना चाहिए। हाँ, और एस्ट्राडायोल और एस्ट्रोजन में कुछ भी अंतर नहीं है ना, बिल्कुल सेम सेम है ना। नहीं बेटा, एस्ट्रोजन एस्ट्राडायोल है ना, ये सब इनका फंक्शन 19-20 रहता है, ठीक है? सब क्या उनके सर? रूप हैं उनके, मतलब एस्ट्रोजन का एक रूप है ये। अच्छा। हाँ, उसका एक रूप है। जैसे बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं ना, उसके अलग अलग रूप होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो सिंथेटिक है रहता क्या? है, नहीं रहता है ये, सबसे ज्यादा अच्छा। जो प्रेजेंट रहता है ना, सबसे ज्यादा जो काम करता है, मतलब एक बोलते हैं ना बेटा कि बहुत सारे रूप होते हैं, कोई एक रूप ही सबसे ज्यादा मेजर वर्क करता है, तो उसकी स्टडी हम करते हैं मेनली, ठीक है? एस्ट्राडायोल मेन रहता है हमारा, द मेन फंक्शन ऑफ एमिनो कार्बोहाइड्रेट टू प्रोड्यूस, पता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो ड्यू टू लैक ऑफ, अब भैया क्यों होता है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है? तो बस मेन ये है कि आपको इसको स्टडी करना है। मैं पहले भी बोला हूँ कि ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से समझ लो, कभी दिक्कत नहीं जाएगी, याद है? ये डायग्राम बस इम्पोर्टेंट है, इतना समझ गए, इसका ये पूरा पहले से लेकर के 28, 29 फर्स्ट सर तक का इसमें साइकिल तो समझ गए 47 क्वेश्चन, हैं? 47। 47। Which part of ovary in mammals act as an endocrine gland after ovulation? अब बताओ भाई, हैं? आखिर फॉलिकल। स्टोमा, जर्मिनल एपिथेलियम, वो तो करता नहीं है कुछ, विटेलाइन मेम्ब्रेन करता नहीं है, स्टोमा में तो कुछ रहता नहीं है, खाली स्पेस है स्टोमा। ग्रेफिन फॉलिकल बेटा, ग्रेफिन फॉलिकल क्या बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट होगा, और कॉर्पस लूटियम एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है ना? ये सब भी तुम्हें बताया था आप लोग पहले, ये सब डिस्कस किया हूँ, ठीक है? चलो अब रखते हैं। देखो आप लोग बहुत, मैं बोला था आप लोगों को कि भैया OMR शीट लेके बैठो, प्रैक्टिस करो। आप में से 2-4 लोगों को छोड़ के बाकी लोग नहीं किए हैं बेटा, एग्जाम और लेना है टेस्ट बड़ा देते वक्त भी हम लोग को OMR करना है। बेटा, मोबाइल में टेस्ट को रख के साथ में OMR भी फिल करना है। मोबाइल में टच करने में टाइम थोड़ा लगता है, पेपर पलटते हो उतने देर में तो आप 4 आंसर टच कर लोगे उतने समय में, जितने देर में आप पेज पलटते हो ना, उतने देर में आप 2-4 आंसर को टच करके आंसर टिक कर सकते हो, उतना समय में आपका आंसर टिक हो जाता है।
लेकिन आपको गोला भरने में टाइम लगेगा। समझ आ रहा है? गोला भरने में टाइम लगेगा। या आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आपको पीडीएफ में मिला है, कोई भी पुराना फुल सिलेबस का, उसको घर में 3 घंटा क्या करो भैया, उसको प्रिंट आउट करवाओ। ठीक है, उसको प्रिंट आउट उसका निकलवाओ और ओएमआर शीट लो, और बकायदा ओएमआर शीट में जो भी रोल नंबर है कुछ भी लिख दो, अपना मोबाइल नंबर लिख दो, रोल नंबर में नाम वाम लिख दो, समझ आ रहा है, सिग्नेचर करो। ये सब 3 घंटे के अंदर करने की कोशिश करो। ठीक है, सब 3 घंटे के अंदर करने की कोशिश करो। देन उसके बाद आप क्वेश्चन को मार्क करो कि कौन सा क्वेश्चन आप सेकेंड राउंड में देखोगे, कौन सा क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं बनेगा, उसको काट दो कि भैया इस पे अभी ध्यान नहीं देना है। मतलब अगर समय बच गया देन तीसरे राउंड में उस क्वेश्चन को आप देखोगे। एक राउंड कैसे करोगे पेपर को पूरा थ्रू एंड थ्रू, वो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये सब आप लोगों के ऊपर है कि आपको क्या करना है, हमसे बता सकते हैं आप, आपका ईमानदारी है, आप अपने मेहनत कैसे करते हो, ईमानदारी से करते हो या नहीं करते हो, ये सब कुछ आप पे डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि सब हम ढकेल दे रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाने की, ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। एक हफ्ता है एटलीस्ट, एक हफ्ते में करोगे, दो तीन पेपर भी करोगे तो वो हो जाता है। वैसे तो साल भर चाहिए रहता है, बट 2-3 पेपर भी करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो पुराने पेपर्स उठा के भी कर सकते हो, या फिर जब भी टेस्ट होता है तो आप जब आंसर टच करते हो तो साथ साथ आप ओएमआर शीट भी भरो। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन में डाउट है, थोड़ा सा मैं 50-50 हूँ, तो उस क्वेश्चन को मार्क कर लो। ओएमआर शीट में कुछ भी कचर पट्टी नहीं करना है। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। मैंने पिछले बार भी बताया था कि एक कॉपी पकड़ो, रफ कॉपी। ठीक है, उसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ऐसे एक ही पेज में 3 सेक्शन लिख लो। फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन डाउट है उस क्वेश्चन नंबर को लिख लो, भाई इसको बाद में देखना है। और केमिस्ट्री में बायो में भी वैसे ही करना है आपको। ठीक है, तो आपको 2 चीज करना है। पहला, आपसे बन सकता है उस क्वेश्चन का नंबर लिख लो, और जो आपसे बिल्कुल नहीं बनेगा उस क्वेश्चन का नंबर लिख के कट कर दो। क्यों करोगे बताओ ऐसा? तो बिल्कुल नहीं बनने वाला आपसे, आपको मालूम है मैं कुछ भी कर लूं ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ऐसा कोई ना कोई तो क्वेश्चन होगा। ठीक है, भले वो एक क्वेश्चन हो 180 में, तो क्या करोगे उसको, क्यों करोगे ऐसा, क्यों ऐसा कैंसिल करोगे? ताकि दोबारा उस पर ध्यान दे के वेस्ट ना करे टाइम। दोबारा जब पढ़ोगे तो आपका 10 सेकंड फिर से जाएगा। अब ये 10 सेकंड आप वो क्वेश्चन पे लगा सकते हो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, सही होने की। तो आप उस पर मेहनत करोगे ना, अपना समय उस पर क्यों करोगे जो पूरा वेस्ट है, वो आपके लिए बना ही नहीं है ना। नमस्ते करो और आगे बढ़ो। तो वो क्वेश्चन को भी लिखना है। अब आपके पास पेपर नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक कॉपी में 3 सेक्शन बना लो ऐसे छोटा छोटा। फिजिक्स 4 सेक्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। ठीक है, अब उस सेक्शन में दो ही टाइप का लिखना है। एक सेक्शन में 2 पार्ट ऐसा, एक सेक्शन में 2 पार्ट। भाई जैसे ये कॉपी है, एक सेक्शन हो गया ये फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स में 2 पार्ट कर लिए कि भैया यहाँ पर वो जो अपन बना सकते हैं, यहाँ पर वो जो बिल्कुल नहीं बना सकते, इसको छोटा रखना। ठीक है, इसको छोटा रख लेना। अब यहाँ पर मान के चलो क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल नहीं बनेगा, भाई काट इसको, है ना। 13 मेरे से बनेगा, 16 मेरे से बन सकता है ना, मेरे से 41, 42 ऐसा मेरे से बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर को लिख लो, जिसको बाद में रिव्यू करना है आपको, उसी समय पूरा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, वरना आगे का जो इजी क्वेश्चन है वो छूटेगा। तो सबसे पहले तो बेटा वो क्वेश्चन आप अपना सबसे पहले तो सिलेक्शन को सिक्योर करना है। आप सबसे पहले सिलेक्शन सिक्योर करना है। ठीक है, सिलेक्शन सिक्योर कैसे किया जाता है, जो पहली बार में देख के बन रहा है, देखते ही जो आपको ऐसा, अब कई लोगों के दिमाग में कुछ और आ रहा होगा, अभी नहीं आना चाहिए, तो देखते ही आपको बिल्कुल समझ आ गया भाई ये तो मेरे से बन जाएगा, चुपचाप बनाओ, आगे बढ़ो। फिर से बोलूंगा, इजी क्वेश्चन को बहुत इजी नहीं लेना, टफ क्वेश्चन को बहुत टफ नहीं लेना। इजी क्वेश्चन कई बार गलत करवाते हैं और बहुत टफ क्वेश्चन से हमको प्रॉफिट हो जाता है। तो हर क्वेश्चन को समान रूप से देखना, हर क्वेश्चन को एक जैसा देखना, एक जैसा ना देखना। भैया ये मुझे 4 नंबर दिलाएगा, चाहे वो एक वर्ड का क्वेश्चन हो या फिर 100 वर्ड्स का क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, सबसे आपको 4 नंबर मिलने वाला।
तो हड़बड़ी में ना इजी क्वेश्चन जो होते हैं ना, सबसे छोटे क्वेश्चन, उसी में इंसान गलती करके आगे बढ़ता है, दोबारा झांकता तक नहीं है उसको, मैं बता रहा हूँ, दोबारा देखते तक नहीं है उसको, और वो गलत होके पड़ा रहता है। ये गलती नहीं करना, बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, तो ओएमआर शीट लेके पढ़ो और मोबाइल पकड़ो, आप आंसर टिक करोगे। अगर आपको डाउट है तो ओएमआर शीट में आंसर को गोला नहीं करना है, ये आदत नहीं करना है। आप लोगों की आदत ऑनलाइन में क्या है कि बाद में आया तो आंसर चेंज कर देंगे ऑनलाइन, उसमें ब्लॉक नहीं होता है ना, चेंज कर सकते हो ना आप लोग आंसर, नहीं कर सकते, कर है ना? सकते हैं। गोला कर दिए तो कुछ नहीं कर सकते। तो अब आपको ये 3-4 टेस्ट में यही आपको आदत बनानी है कि भैया कि जो भी क्वेश्चन हमारा है हम यहाँ पर लिख लेंगे कि भैया ये है। अब ये ऐसा लिखने वाला काम नीट में नहीं करना। नीट में क्या करोगे, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है ना, ये जो नंबर रहेगा यहाँ पर आप टिक कर लेना, भैया ये मेरे से बनेगा, है ना, रिव्यू मेरे को करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको ऐसा मार्क कर लेना है, ठीक है, मेरे को बाद में बनाना है। और जब उसको बना लोगे, उस क्वेश्चन को जब आप बना लोगे, आंसर आप टिक कर लोगे, तो उसको टिक कर लेना। ये सब तो मालूम होगा आपको, आइडिया होगा, टिक कर लेना, ताकि भैया अगर कंफर्म है वो, तो उससे फिर दोबारा टाइम पास नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, बार बार नहीं देखना है कि मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, ये बहुत टफ क्वेश्चन था, मेरे को बहुत दिमाग लगाना पड़ा, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, यही सोचते मत बैठे रहना। कई लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि हम भी ऐसा करते थे, ठीक है। हम भी एग्जाम देते थे, कई बार बहुत खुश हो जाते थे, अरे वाह ये क्वेश्चन तो बनाया। 10 मिनट तो उसी खुशी में 10 सेकंड तो उसी खुशी में निकल जाता था, वो 10 सेकंड अपन दूसरी जगह लगा। तो ये सब क्या है, करते करते आता है ना। तो ये सब अपन गलती करते थे, वो बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा आप में से भी बहुत सारे लोग करते होंगे, ऐसे देख के बस सोचते बैठे जाते हैं, अरे वाह अच्छा बना। 5-10 सेकंड आप जरूर उस पर रुकते हो, तो रुकना नहीं है आपको। जो पहले राउंड में आपको सारे क्वेश्चंस वो करने हैं जिसका आप एकदम कंफर्म हो 100%, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको 2 पैटर्न में करना है, एक जो बना सकते हो, एक जो बिल्कुल नहीं बना सकते। तो इसको तभी देखना, तभी रिस्क लेना जब आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाता है। आपको मालूम है कि 180 में से मैंने 170 क्वेश्चन टिक कर लिए हैं, गिरिश गिरी हालत में 165 क्वेश्चन मेरा एकदम 100% सही होगा। तो 165 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होता है? 660। 660। तो अब यहाँ पर आप 2-4 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो, समझ आ रहा है? अब वो रैंक बढ़ाने के लिए होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन तो सिक्योर हो गया ना, 600 के ऊपर आपका सिलेक्शन सिक्योर हो गया है। तो अब आप 2-3 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो, तब इसको देखना। उसमें भी जब एकदम लगेगा कि हाँ यार हो सकता है, मतलब दिल गवाही दे, तभी करना, अदरवाइज ऐसे 8-10 क्वेश्चन होते हैं जिसको हमको बिल्कुल छोड़ना रहता है ना, ठीक है। 8-10 क्वेश्चन या 5-7 क्वेश्चन, फिजिक्स में 2-3 क्वेश्चन मान लो, 2-3 क्वेश्चन मान लो, केमिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन मान लो, बायो। तो ऐसे 5 से 8-10 क्वेश्चन होते हैं जिसको बिल्कुल हम मतलब नहीं समझ आया, तो उसको बिल्कुल आखिरी के लिए बचा के रखो, याद रखो। और बाकी में थोड़ा सा आप 50-50 है, कुछ है आपको लगता है हाँ ये बनाओ, ठीक है। तो ये अभी से प्रैक्टिस करो, ऐसा समझ आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। नहीं, है ना? तो वैसे ही करना बेटा, ओएमआर शीट साथ में रखना, और बिल्कुल 3 घंटा जब आप पेपर चालू करोगे तब से लेकर के, ऐसे नहीं पहले से ओएमआर शीट में नाम, नंबर, रोल नंबर, ऐसा नहीं। आपको ये सब 3 घंटे में करना है। कभी कभी एग्जाम में समय बर्बाद होता है लोगों का, कई वहां पर जो इन्विजिलेटर होते हैं वो लोग बिल्कुल, मैं क्या बोलूं, ठीक है, बिल्कुल समझदारी नहीं रहती है, ट्रेंड नहीं रहते हैं लोग, है ना। लोगों को ये नहीं समझ आता कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब क्या होता है। उन लोगों का मतलब, उन लोगों को सिर्फ इसी से मतलब रहता है कि 3 घंटे हमको यहाँ पर इन पे नजर रखना है, टाइम पास करना है। उनको ये बिल्कुल नहीं समझ आता है कि ये 3 घंटे में हर एक सेकंड किसी एक स्टूडेंट का भविष्य चेंज कर सकता है, या तो इधर या उधर। उनको वो लोग इतना नहीं सोचते, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इतना नहीं सोचते वो, ठीक है। तो 3 घंटे में ही आपको पूरा ओएमआर शीट, नाम, नंबर, दुनियादारी जो भी है, साइन वाइन वाइन ये सब यही करना है। और क्वेश्चन वगैरह जो है उसको आपको टिक करना है, गोला तय समय में भरना। और एक और चीज, अगर आप गोला नहीं भर पाए और पेपर सबमिट हो गया 3 घंटे, तो आपको ओएमआर शीट को चुपचाप रख देना है,
और आप ये देखना है आपको कि मैंने कितने गोले अभी तक नहीं भरे हैं जो भर सकते, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा हुआ तो आपका पेपर कोई 2 मिनट के लिए भी आपको नहीं देने वाला, छीन लेंगे, सीधा फट जाएगा लेकिन हम लोग छीन लेंगे, याद रखना। कोई भी बेटा आपको मौका नहीं देगा, कोई मौका नहीं देगा। तो ये 3 घंटे में जो करना है, शुरुआत के 1 सेकंड से लेके आखिरी के 1 सेकंड तक, ये एटलीस्ट OMR शीट को आपको फिल करते रहना है, छोड़ना नहीं है। और जो लास्ट का 5 मिनट है, लास्ट का 5 मिनट है या 10 मिनट, ठीक है, लास्ट का स्पेशली जो 5 मिनट होता है या उससे थोड़ा पहले 10 मिनट पहले आप ये देखना कि भैया मैंने पूरे गोले भरे हैं कि नहीं। ये इस टेस्ट से ही चालू करना, पूरे गोले फिल किए हैं कि नहीं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चंस देखने, कहीं छूट तो नहीं क्या, ये चेक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर लिखे हो ना, जैसे 4 क्वेश्चन है, 13, 16, 14, 41, 42, तो जैसे आप यहाँ पर टिक कर लिया, मैंने 3 क्वेश्चन बना लिया, एक नहीं बना, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये एक क्वेश्चन का आंसर मैंने बनाया है क्या, लिखा है क्या, है ना। और जब सॉल्यूशन करते हो तो क्वेश्चन नंबर को डाल के सॉल्यूशन बनाया करो, ताकि जब आप पीछे आओगे तो आपको मालूम हो कि इसका आंसर मैंने क्या किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। करते हो कि नहीं करते हो ऐसा, करते हो? सर हमें एग्जाम में रफ शीट की जरूरत पड़ेगी तो मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा बेटा, पेपर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, हाथ में भी गोदागादी नहीं कर सकते। पेपर में रफ स्पेस होता है? नहीं मिलता है, रफ स्पेस रहता है, नीचे नीचे रहता है और पीछे रहता है। पीछे आप बार बार नहीं पलटी कर सकते, इसीलिए जो करना है वो छोटा छोटा करने की आदत डालो। जैसे ये पेपर है ना, ये एक पेज है, यहाँ क्वेश्चन रहेगा, यहाँ क्वेश्चन रहेगा, यहाँ क्वेश्चन रहेगा, यहाँ क्वेश्चन रहेगा, इतना जगह खाली रहेगा। तो कोशिश करो जो करना है इसी में करो, ठीक है। थोड़ा बच गया तो इधर उधर कहीं कूद काट लो इधर। और वो लोग 15 मिनट पहले पढ़ने का समय देते हैं ना, तो उस समय लिखना अलाउड होता है? OMR नहीं, 15 क्वेश्चन मिनट पेपर पहले, पे लिख सकते हैं। हाँ, 15 मिनट पहले ही बुकलेट बटा जाएगा। 15 मिनट पहले बुकलेट बटा जाएगा। नहीं नहीं, क्या पढ़ने का समय बोल रहे हो? हाँ, पढ़ने का समय मिलता है ना, जब क्वेश्चन से पढ़ना है तो उस समय क्वेश्चन पेपर पे तो लिख सकते हैं ना। सर जैसे बोर्ड्स में मिलता था ना अपने को 15 मिनट पहले, आंसर शीट के पहले मिलता था ना बोर्ड नीट में भी मिलता है ना कि नहीं? नहीं नहीं एक्चुअली में पहले नहीं देखो मैं समझा रहा हूँ, आप जैसे ही एंटर करोगे ना, सबसे पहले तो बेटा आप कुछ चीज नहीं ले जा सकते अंदर, स्टार्टिंग कुछ चीज नहीं पेन ले जा वगैरह सकते कुछ अंदर। नहीं, घड़ी भी नहीं। कुछ नहीं, तो सर घड़ी घड़ी भी ही नहीं, नहीं सब रहेगा तो वही टाइम मिलेगा। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? वो वही आपको बताएंगे या फिर वो जो वॉल क्लॉक होगा उससे देखना है। आजकल इतना डिजिटल घड़ी आ गया है, छोटा सा कान में डालोगे सब चीज आ जाता है, तो इसलिए घड़ी वड़ी एनालॉग वॉच तो अलाउड होना चाहिए। सब सब बाहर, कुछ भी नहीं ले जा सकते, वही मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। पानी मेरे वगैरह साथ ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था एग्जाम में कि मैं घड़ी ले जाना भूल गया था, उस समय अलाउ था, तो एनालॉग घड़ी में ले जाना भूल गया था, सब चीज पकड़ा था, एडमिट कार्ड दुनियादारी सारा। जैसे ही एंटर किया मेरे को याद है यार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बिल्कुल बिना टाइम के अपन मैनेज नहीं कर सकते। फिर भी उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि घड़ी रिकॉर्ड दे दो मेरे को, तो बोले हम बता देंगे। और वहां पर ना वॉल क्लॉक भी नहीं था, वॉल क्लॉक नहीं था उस रूम में जिसमें मैं बैठा था। फिर भी मैंने जो एक्सपीरियंस था कि हाँ
हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि कुछ नहीं ले जाने मिलेगा। नहीं आ रहा यार वीडियो, दिख रहा है क्या? नहीं सर। वीडियो नहीं दिख रहा है? कैसे नहीं दिख दूसरे डिवाइस से दिख रहा है सर। कहाँ? दिख तो रहा है क्या? दिख रहा है सर। हाँ, अभी 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 दिखा। अच्छा, वो पिन नहीं किया ना। तो देखो, कुछ नहीं ले जाने मिलेगा, सब पेन वेन सब वो लोग देते हैं। सीधा आप चुपचाप एडमिट कार्ड बस लेके जाना है आपको, ठीक है। हाफ स्लीव पहन के जाना है, कान का नाक का ये सब कुछ भी नहीं पहनना है, ठीक है। ये जो वो सब होता है, हेयर क्या क्या होता है, क्लिप विप, ये सब कुछ भी नहीं ले जाना, सब निकाल देंगे, ठीक है। कोई ऑर्नामेंट्स नहीं, कोई चूड़ी वूड़ी, अंगूठी अंगूठी, ताबीज वाबीज, ये सब निकाल देंगे वहां। सोना चांदी बिल्कुल नहीं पहन के जाना, बाहर ही छोड़वा देंगे, वरना अंदर जब्त कर लेंगे। बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं। जो है सब बाहर। समझ आ रहा बात? ठीक है। जो अंदर जाओगे आपको पहले क्वेश्चन पेपर देंगे और ओएमआर शीट देंगे आपको। क्वेश्चन पेपर सॉरी ओएमआर शीट क्वेश्चन पेपर में पहले आपको सारा चीज लिखना भरना रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है ध्यान पूर्वक, रोल नंबर वगैरह सारा चीज आप लोगों को करना है, सेंटर कोड वगैरह सारा चीज करना है। देन उसके बाद एक अलार्म बजेगा एग्जैक्ट टाइम, और आपको 1 घंटा पहले एटलीस्ट वो लोग एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ठीक ठाक खा पी के जाना, पानी भी नहीं ले जाने देंगे आपको, ठीक है। और सो के जाना है, अच्छे से सो के जाना है, मतलब 7 से 8 घंटे का नींद लेना है, तभी दिमाग काम करेगा। और ये सोचोगे कि साला अपन पढ़े ही नहीं, अब पूरा रात भर जाग के पढ़ लेंगे, तो बेटा आप साल भर जो चीज याद नहीं हुआ वो एक रात में भी याद नहीं होने वाला, ठीक है। एक चीज याद रखना, जो है वो सब पहले ही होता है। आप 20 बार कोई चीज को पढ़ लिए हो और एक बार आपने 20 बार पढ़ लिया है ना, 21वीं बार नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको मैक्सिमम चीजें याद रहेंगी। और अगर आप एक बार भी नहीं पढ़े हो और रात को पढ़ लिए तो आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा। वो 1-2 चैप्टर के कारण आपका बाकी का 150 चैप्टर सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि दिमाग तभी काम करता है जब दिमाग फ्रेश होता है, ठीक है। तो ये हमारी बात यहाँ रखना। लास्ट के 2 दिन रात को ज्यादा जाग जाग के, 2 से 3 दिन बोलूंगा, 3 दिन, लास्ट के 3 दिन ज्यादा जाग जाग के नहीं पढ़ना है, बेवकूफी नहीं करना है, ठीक है ना। ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, जो नहीं पढ़े तो छोड़ दो उसको। बेसिक चीजें देख लो, फॉर्मूला फॉर्मूला देख लो, बस नमस्ते करो उसको। ज्यादा घुसना नहीं है, ये क्वेश्चन कर लें वो क्वेश्चन कर लें, टेस्ट के पेपर्स के क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, और बार बार रिवाइज करो शॉर्ट नोट जो भी बनाया हुआ। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, पूरा पोथा पुराण पकड़ के बैठने का समय नहीं है अभी आपके पास। फॉर्मूलेस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद करो, बायो के एनसीईआरटी को डेली सुबह शाम पढ़ो, डेली रीड करो एनसीईआरटी की लाइन, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते जाओ, याद कर लो, रट लो, जो करना है करो। लास्ट के 3 दिन आराम से बेटा 7-7 घंटे की नींद लेना, रिकॉल बढ़ता है उससे ना। जब आपका दिमाग काफी अच्छा फ्रेश रहता है, ठीक है, तो एक्टिव ज्यादा रहेगा, फोकस्ड रहेगा। अगर आपका ब्रेन थका हुआ है तो फोकस नहीं कर पाओगे आप, तो पूरा कचरा हो जाएगा, ठीक है। तो जो होता है ना, मेहनत तो साल भर का होता है, लास्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अभी आपको जितना मेहनत करना है कर लो, लेकिन अभी से, मैं आज की क्लास स्पेशली इसलिए भी लिया हूँ, जो लोग आए हैं उनका भला हो, जो लोग नहीं आए उनका भी भला हो। स्पेशली लास्ट के हफ्ता 10 दिन जो होते हैं ना, उसमें आपका रूटीन एक जैसा होना चाहिए। एक जैसे का मतलब होता है कि आप रात को अगर 12 बजे सो रहे हो तो बेटा 12 बजे ही सो, सुबह 6 बजे 7 बजे उठ रहे हो तो 6 से 7 बजे ही उठो। दोपहर को आपको अभी सोना बंद करना है, ठीक है, ताकि आपको उस 12 से 5 के बीच में आपका ब्रेन एक्टिव रह सके। इसके लिए आपको रात को भरपूर भरपूर नींद लेना है, ठीक है। तो 12 से 5 तक आप ब्लॉक रहोगे वहां पर, 12 से 5 आप ब्लॉक रहोगे वहां पर। आपको ऐसा रेस्ट करने या फिर आराम से बैठने का समय नहीं मिलेगा, आपका दिमाग ऐसे ही गर्म रहेगा, वहां पर शरीर गर्म हो जाता है, ठीक है, टेंशन के कारण। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। तो 12 से 5 वाला जो टाइम है ना, उसमें आपको एक्टिव रहना है, क्वेश्चन उसी में सॉल्व करने हैं। सुबह पढ़ो थ्योरी, रात को पढ़ो थ्योरी, जो 12 से 5 वाला टाइम है उसमें दिमाग जलाने का काम करो अभी से। खूब प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उसी समय करो, टाइमर लगा के।
और आपके रूम पे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये सब नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक जो एनालॉग घड़ी होता है ना अलार्म वाला, जिसमें आप अलार्म सेट कर सकते हो, टाइमर सेट कर सकते हो, वही बस रखो, इधर उधर की चीजें नहीं। तो 12 से 5 वाले टाइम पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत डालनी है। अभी सुबह थ्योरी, रात को थ्योरी, 5 बजे के बाद थोड़ा सा 5:30 बजे से 6 बजे तक आधे घंटा रेस्ट कर लो, सो जाओ नाश्ता पानी करके, वो एक अलग चीज है। बट 12 से 5 आपको अपने बुद्धि को, अपने दिमाग को बहुत तेज दौड़ाने की प्रैक्टिस करवानी है अभी से, ठीक है? ताकि 12 से 5 का जो समय रहेगा उसमें आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाए और एक्टिव रहे। सोने वोने की आदत अभी बंद कर दो, दोपहर रात को सो 6-7 घंटे, अभी 6 घंटे से कम नहीं सोना है किसी को भी। मैंने 2 महीना पहले आपको ये बोला था कि 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है, 6 घंटे से कम भी सोगे तो चलेगा, याद होगा आपको, याद होगा, ठीक है? Yes. है ना? अभी जो हाँ है सर। पैटर्न चेंज, अब पैटर्न चेंज होगा। अब आपको 6 घंटे से ऊपर की ही नींद लेना है, 6 से 7 घंटा। 6 घंटे से नीचे बिल्कुल नहीं सोना है, उससे ऊपर ही सोना है। क्यों? क्योंकि अब हार्डवर्क के साथ साथ प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन और फोकस की जरूरत है। और फोकस तभी करता है ब्रेन जब ब्रेन एक्टिव होता है, और एक्टिव रहने के लिए ब्रेन को रेस्ट चाहिए, ठीक है? ब्रेन को रेस्ट चाहिए, तो ब्रेन को अच्छा रेस्ट दो और एक रूटीन को फॉलो करो। अब ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा एग्जाम जब आएगा ना तो रातों की नींद चली जाएगी आपकी, ठीक है? रातों की नींद चली जाएगी, पढ़ते रहोगे पागल टाइप का। ऐसा नहीं करना है, अपने टाइम टेबल को सेट करो। एग्जाम के 3 दिन पहले तक जितने भी सिलेबस है सबको कंप्लीट करो। एग्जाम के 3 दिन पहले तक जितना भी सिलेबस है कंप्लीट करो। 8 तारीख तक आपका सिलेबस वाइंड अप होना चाहिए। जो सिलेबस बच गया है उसको भी कर लो, ठीक है? जो हो चुका है उसको फास्ट रिवाइज करो, टेस्ट देते रहो, ओएमआर शीट में दो। 3 घंटे के बाद एग्जैक्ट जब अलार्म बंद होगा, जैसे ही आपका टेस्ट पेपर सबमिट हुआ उसके बाद आपको ओएमआर शीट फिल नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। ये सब प्रैक्टिस है आगे की। तो 6 घंटे की ऊपर नींद लेनी है रात को। दिन में भले आधा घंटा सो, कोई दिक्कत नहीं, जितना पढ़े उसको रिकॉल करने का समय है अब, ठीक है? बहुत ज्यादा हड़बड़ हड़बड़ नहीं करना है ना? इस सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अभी से दिन और रात का शेड्यूल को एक जैसा रखो, ज्यादा इधर उधर चपर चपर बात नहीं करना है किसी से। टीचर से डाउट है तो फोन करके डायरेक्टली पूछो, ठीक है? मैसेज करके टाइम वेस्ट मत करो, टाइम लो और सीधा फोन करो। रात को 9 बजे 10 बजे कॉल करो, जो है डाउट है ना? आपको बताएंगे नहीं बताएंगे, दूसरे दिन बताएंगे टीचर। मैसेज करके छोड़ दियो और बार बार व्हाट्सएप चेक करो, ये सब काम बंद करो, है ना? ये सब बेवकूफी है, आप बता रहा हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करना है, मोबाइल लैपटॉप अपने पास बिल्कुल नहीं रखना है। एक स्लॉट बनाओ 4 घंटे, मतलब 4 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद फिर से चेक कर लो कि हाँ कुछ नोटिफिकेशन है, क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है। इधर उधर टाइम पास नहीं करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है? घर के काम पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है, रिश्तेदारी दोस्ती यारी बंद करना है। कुछ दिन की बात है, एग्जाम हो गया उसके बाद जितना घुमक्कड़ बना करना है करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है? तो ये सारी चीज का ध्यान रखो। एक टाइम पे सो के एक टाइम पे उठने की आदत डालो अभी से, वरना मैं बता रहा हूँ बेटा, अभी से वार्निंग दे रहा हूँ। रात को 11 बजे सोने वाले लोग रात को 3 बजे सोते हैं, नींद ही नहीं आता है, आदत ही छूट गया। इधर उधर जो आप लोग रेगुलर जो रूटीन रहता है उसके कारण जो है रात को 2 बजे 3 बजे सो गए, उठोगे कब? सुबह जल्दी उठ जाओगे, आज पेपर है, जाना है, किसी का दूर है सेंटर, किसी को तैयार होना है, किसी को ऑफिस रिवाइज करना है। फिर रात को अगर 6-7 घंटा नहीं सोए, 7 घंटा ना एग्जाम के दिन, तो फिर बेटा दिक्कत आती है, दिमाग उतना अच्छे से काम नहीं करता है। तो ध्यान रखना मेरी बात। और लास्ट के 3 दिन तो आपको 7-7 घंटे सोने की आदत डालनी है, और रूटीन अभी से फॉलो करो। 11-12 बजे सोना है, दूसरे समय सो, खाना एक टाइम पे खाओ, पढ़ाई जैसा करना वैसे ही करो, ठीक है? समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? ओएमआर की प्रैक्टिस करना ही है आपको हर टेस्ट में, और अधिक करना है तो पुराना जो टेस्ट पेपर है उसका पीडीएफ निकाल के फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 3 घंटे अलार्म लगा के। 12 से 5 के टाइम को क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओ। दिमाग तेजी से चलना चाहिए। आपका दिमाग जब एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है तो वो उसको फॉलो करता है और वो आपकी हैबिट में आ जाता है।
और आप एग्जाम में वैसे ही रिएक्ट करोगे जैसे घर में रिएक्ट करते हो। ठीक है, ये सब साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ, प्रूवन तरीका है ये सब। ठीक है, चलो सर एक और डाउट है।